उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि कुंडली में उच्च शिक्षा के योग कैसे बनते हैं। यह कुंडली में उच्च शिक्षा के योग कैसे बनते हैं, कैसे बनता है, आज की यह जो है कक्षा भाग 3 है। पिछली 2 कक्षाएं हुई। सबसे पहले तो जो पिछली 2 कक्षा है, उन दोनों कक्षाओं को विस्तृत रूप से अध्ययन समझने के पश्चात पहले उन सूत्रों को लगाकर देखना है। फिर उसके बाद जो ग्रह के योग होते हैं, ग्रहों की स्थितियां होती है, उस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। अगर केवल आज की कक्षा की महत्व दी जाए तो यूं समझा जाए कि यह आधा अधूरा शिक्षा हो गया। और यह जो कक्षा है या यह जो प्रश्न है, यह सबसे महत्वपूर्ण, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रायः सभी व्यक्ति इस प्रश्न के बारे में पूछते हैं, इसलिए हम लोगों को इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने चाहिए एवं अपने ज्ञान का साझा करना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों के समक्ष 3 कुंडलियां दिख रही है। यह जो कुंडली है, यह D1 कुंडली है, जिसे लग्न कुंडली कहते हैं। यहाँ भी 2 कुंडलियां बनी हुई है। इसमें एक ऊपर जो कुंडली है, यह D9 कुंडली है, जिसे नवमांश कुंडली कहते हैं। और नीचे वाला जो कुंडली है, यह दृष्कान कुंडली है, जिसे D3 कुंडली कहा जाता है। हम लोगों को फलादेश में सभी आवश्यकता के अनुसार सभी वर्ग कुंडलियों का उपयोग करना चाहिए। आजकल तो सॉफ्टवेयर का जमाना है, कुछ ही सेकेंडों में कुंडली जनरेट हो जाती है। सभी वर्ग कुंडलियां, दशाएं सभी देखने को मिल जाती है। पहले के जमाने में जब हम युवावस्था में थे, उस वक्त हमारे यहाँ इन चीजों की सुविधा नहीं थी, बड़ी परेशानी होती थी या अधिक समय लगते थे गणित करने में। कभी कभी गणित में त्रुटियां भी हो जाती थी, तो फिर वही काम दोबारे भी करने पड़ते थे, पुनः दोबारे बनाने पड़ते थे। तो हम लोगों ने कल की कक्षा में यह पढ़ा था। कल की कक्षा के आखिरी 1-2 सूत्र की हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि लग्न से 5वां भाव एवं लग्न से 9वां भाव शुभ होना चाहिए। लग्न से 5वां एवं लग्न से 9वां भाव अगर यह दोनों शुभ प्रभावित है तो अच्छी बात है। क्या इस कुंडली में लग्न से 5वां एवं 9वां भाव शुभ प्रभावित है? तो लग्न से 5वां भाव शुभ प्रभावित नहीं है, लग्न से 5वां भाव पाप प्रभावित है। एवं भावेश भी सूर्य के साथ अस्त हो चुका है, या सूर्य के साथ जो ग्रह होते हैं वे अस्त ही ज्यादातर माने जाते हैं। हालांकि यहाँ पर नवमांश कुंडली में सूर्य एवं मंगल की काफी दूरियां हैं, अतः यहाँ पर मंगल अस्त नहीं है, परंतु सूर्य के साथ तो है। मंगल शत्रु राशि में भी है और शत्रु बलवान है, शत्रु अपने ही भाव में बैठा हुआ है, इसलिए पंचम भाव खराब हो गए। हुए या नहीं हुए? मंगल एवं शनि का अंशात्मक मान बहुत ही करीब है। इसको देखने के लिए हम लोग मंगल और शनि को नवमांश कुंडली में देख लेंगे। जब अगर ठीक अगल बगल में है तो अंशात्मक मान करीब है। या सॉफ्टवेयर से जब कुंडली जनरेट करते हैं तो वहां पे सभी ग्रहों के अंश भी दे दिए गए रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भावेश भी पीड़ित हो गया, भाव में पापक ग्रह भी है एवं एक मजबूत शत्रु ग्रह के द्वारा भाव को देखा जा रहा है। शनि मंगल को शत्रु मानता है, राहु को मित्र मानता है। अब यहाँ पर इस पर फलादेश करने में असमंजस की स्थिति हो जाती है लोगों को कि कहेंगे क्या कि यहाँ शनि तो बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है, पंचम भाव में शनि राहु को देख रहा है, मित्रवत दृष्टि से देख रहा है। शनि एवं राहु आपस में मित्र हैं या शत्रु? मित्र। शनि राहु को मित्र मानता है, राहु भी शनि को मित्र मानता है। तब शनि मित्रवत राहु को देख रहा है, परंतु शनि मंगल
की राशि को देख रहा है, माहौल यह खराब कर रहा है, यानी कि पढ़ने में मन न लगना, पढ़ने के समय में अन्य प्रकार की बाधाएं आ जाना, बाधाओं का निर्माण करना, अन्य प्रकार के, किसी भी अन्य प्रकार के। हाँ, यह जातक जो होगा यह अनुसंधान भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, राहु भी आकस्मिक सोच का कारक होता है, तो यह अनुसंधान टाइप का, भले विद्या ना हो, कमजोर ही हो, चाहे जो भी हो, विद्या के क्षेत्र में तो थोड़ी कमी प्रारंभिक स्तर में काफी आएंगी, लेकिन बच्चे का जो माइंड होता है, कुछ नया सोचने का, कुछ नया करने की प्रवृत्ति होगी। पंचम भाव सामान्यतः अशुभ हो गए, अशुभ हुए या नहीं हुए यहाँ पर? हुए गुरुदेव। पंचम भाव पर किसी भी शुभाग्रह की दृष्टि नहीं है। नवम भाव यहाँ शुभ है, नवम भाव शुभ है, क्योंकि शुक्रदेव शुभाग्रह हैं और अपने उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, परंतु शनि देव के कारण यह भाव पाप कर तरी में भी आ गया। शनि देव नीच की दृष्टि से देखना, इसलिए स्पष्ट होता है कि पांचवा भाव खराब है और नौवां भाव भी हल्का खराब है। नौवें भाव के स्वामी अपने भाव से आठवें बैठ गए, खडाष्टक योग बना लिए, इसलिए जिस भाव का स्वामी अपने भाव से 6, 8, 12 में होता है, उस भाव के फलों में हानि होती है, इसलिए भाग्य भी कमजोर हो गए। नवम भाव कमजोर हुआ या नहीं हुआ? हो गया गुरुदेव। अच्छा, कल की कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था, अब आज की कक्षा में हम लोग सूत्रों को जो भी पढ़ेंगे कुंडली पर लगाकर फलादेश करते हुए चलने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने कल की कक्षा में यह पढ़ा था कि जो शिक्षा के कारक ग्रह होते हैं वे अपने दृष्कान स्वामी के द्वारा देखे जाते हैं। केवल इसी को सही ढंग से समझने के लिए हम लोग ने आज यह D3 कुंडली भी बनाया है। तो शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कौन कौन से ग्रह होते हैं? बुधदेव होते हैं, गुरुदेव होते हैं, शुक्रदेव होते हैं, ये तीन ही ग्रह है, और केतु का भी संयोग हो जाए तो केतु भी शिक्षा को, विषय वस्तु को शिखर तक ले जाने में सहयोग देते हैं। यानी कि शिखर तक ले जाने का काम बुध गुरु शुक्र का है, और उसमें सहयोग प्रदान करने का काम दायित्व तो निभाते हैं ये तीनों, मदद करते हैं केतु देव। तो क्या ये अपने दृष्कांत से आप स्वामी से देखे जा रहे हैं? जो ग्रह अपने दृष्कांत, अगर सभी ग्रह अपने दृष्कांत स्वामी से देखे जाते हो तो उच्च विद्या किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, व्यक्ति जिस प्रकार के परिवेश माहौल में रहेगा उस प्रकार का। अब यदि बुध अपने दृष्कांत स्वामी के द्वारा देखे जाएंगे तो जातक बुध के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा, गणित के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, या देवगुरु बृहस्पति भी हैं तो वो समझिए कि राजनीति, न्याय, या गुरुदेव से भी ज्योतिष गणित देखा जाता है, उस क्षेत्र में शुक्रदेव कला के कारक है। अब जिन हम लोग आने वाली कक्षाओं में सभी ग्रहों से संबंधित प्रमुख विषय वस्तु के बारे में भी अध्ययन करने का प्रयास कर लेंगे। तो बुधदेव अपने दृष्कांत स्वामी से देखे जा रहे हैं कि नहीं? तो बुधदेव को देख लेंगे कि हाँ कहाँ पे है D3 कुंडली में। तो बुधदेव D3 कुंडली में अपनी ही राशि में है, बुधदेव D3 कुंडली में अपनी ही राशि में है, यानी कि बुधदेव स्वयं हो गए। तो जब कोई ग्रह अपने दृष्कान में होता है तो उसको तो फिर उसके स्वामी दूसरे कोई तो नहीं हुए ना, वह स्वयं हो गया ना। जी। तो जब वही ग्रह स्वयं हो जाता है तो उसको हम लग्न कुंडली में देख लेते हैं एवं नवमांश कुंडली में देख लेते हैं कि क्या उनकी स्थिति सही है। तो लग्न कुंडली में भी बुधदेव अपने मित्र की राशि में है, नवमांश कुंडली में उच्च के हैं, एवं दृष्कान कुंडली में भी स्वराशि के हैं। उच्च के हैं, स्वराशि और उच्च एक। बुधदेव को देखा जाए ना, इनकी स्वराशि 3, 6 है और 6 नंबर की राशि इनकी उच्च की होती है। तो फिर यह बुधदेव मजबूत हो गए। अगर कोई ग्रह अपने ही दृष्कान में हो, अपने ही नवमांश में हो, लग्न कुंडली में भी मजबूत हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे अच्छा कहा जाएगा। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति पर, यही नियम लगाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति दृष्कान कुंडली में कहाँ है? बुध की राशि में है।
यहाँ D3 कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 3 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। 3 नंबर राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। तो क्या देवगुरु बृहस्पति बुध के द्वारा देखे जा रहे हैं या नहीं? नहीं गुरुदेव। तो बुध देव से अगर यही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर होते तो अपने स्वामी दृष्कांत स्वामी से देखे जाते, या बुध देव यहाँ पर होते, नहीं यहाँ नहीं, बुध देव अगर यहाँ पे होते तो अपने दृष्कांत स्वामी से देखे जाते। इसलिए यह देव गुरु बृहस्पति के माध्यम से इनको उच्च शिक्षा के योग में बाधा आ रहा है। यानी कि बाधा तो नहीं कह सकते, बल नहीं मिला, यानी कि यह भी एक सूत्र है। अब इसके बाद में शुक्रदेव को देख ले कि शुक्रदेव कहाँ पे है दृष्कांत कुंडली में, तो शुक्रदेव मीन राशि में है। मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? तो देवगुरु बृहस्पति। क्या देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखे जा रहे हैं? तो नहीं देखे जा रहे हैं। यह सूत्र समझ गए? स्पष्ट हो गया? कहने का मतलब है कि जो ग्रह अपने दृष्कांत स्वामी के द्वारा देखा जाता है वह राजयोग देता है, वह ग्रह बहुत ही बलवान हो जाता है, अच्छा हो जाता है। नवम भाव का स्वामी, इससे अगला सूत्र, नौवें भाव का स्वामी वर्गोत्तम हो या शुभ वर्गों में हो, नोट किया जाए, नौवें भाव का स्वामी वर्गोत्तम हो या शुभ वर्गों में हो। अब है। यहां पर चूंकि बात शिक्षा की है तो वर्गोत्तम के लिए हम लोगों को क्या देखना चाहिए? D1 कुंडली में देख लेनी चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति 7 नंबर की राशि में है, तो प्रश्न जिस क्षेत्र का हो संबंधित तो उस क्षेत्र के वर्ग कुंडली में देखना चाहिए। तो D24 कुंडली जिसे चतुर्विशांश कुंडली कहा जाता है, तो अगर चतुर्विशांश कुंडली में भी 7 नंबर राशि में हो या D9 कुंडली में, D9 कुंडली यानी कि नवमांश कुंडली में भी अगर इसी राशि में है तो D9 कुंडली जो होती है वह लग्न कुंडली का आत्मा कहा जाता है, बल देखा जाता है। यहाँ से सामान्यतः नवमांश कुंडली में अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 7 नंबर की राशि है, यहाँ भी 7 नंबर की राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं तो सामान्यतः जीवन के हर क्षेत्र के लिए अच्छे फल दे देते हैं। लेकिन अगर यही D24 कुंडली में भी अगर 7 नंबर राशि के अगर होते हैं, नवमांश में 7 नंबर राशि में ना है और D24 कुंडली के 7 नंबर राशि में हो गए, तो कम से कम सभी क्षेत्र के लिए तो अच्छे फल नहीं दिए, परंतु विद्या के लिए तो वर्गोत्तम हो गए ना। जी। तो वर्गोत्तम हो जाए, या नहीं वर्गोत्तम हुए तो शुभ वर्ग में हो जाए। कहाँ हो जाए? शुभ वर्ग। यह कौन से ग्रह? तो 9वें भाव के स्वामी। अब 9वें भाव के स्वामी यहाँ पर जो 12 नंबर की राशि है तो देवगुरु बृहस्पति हो गए। अगर यहीं पे 5 नंबर की राशि होती तो सूर्य देव, अगर यहीं पे 3 नंबर की राशि होती तो बुध देव। इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। शुभ वर्ग का मतलब होता है कि अधिकांशतः वर्ग कुंडलियों में अपने राशि का होना, अपने स्वराशि का होना शुभ वर्ग कहा जाता है। यानी कि अधिकांशतः शुभ वर्ग किसे कहा जाता है? नोट करें, अधिकांश वर्ग कुंडली में जो ग्रह अपनी राशि यानी कि स्व राशि, अपने उच्च राशि या अपने मित्र राशि में होता है उसे शुभ वर्ग कहा जाता है। यानी कि कम से कम अन्य जितने अत्यधिक वर्ग कुंडलियों में ग्रह अपने नीच राशि, अपने शत्रु राशि में नहीं होता है तो उसे शुभ वर्ग कहा जाता है। और अधिकांशतः वर्ग कुंडलियों में अगर नीच राशि में है चाहे शत्रु राशि में है तो शुभ वर्ग नहीं होता। नहीं।
न अब इसके बाद में अगला सूत्र, यदि कुंडली में नवम पंचम का संबंध बनता है, यदि कुंडली में नवम पंचम का संबंध बनता है तो उच्च शिक्षा के योग बनते हैं। अब यहाँ मंगल, यहाँ गुरु, गुरु तो देख रहे हैं मंगल को, मंगल गुरु को नहीं देख रहे हैं। नवम पंचम का योग है तो केवल एक नवम पंचम के योग से उच्च शिक्षा के योग नहीं बनते हैं। हाँ, यह नवम पंचम का योग होना एक दूसरे से संबंध बनता है, हल्का संबंध बनता है। हाँ, यहीं परस्पर दृष्टि होती, एक दूसरे की राशि में बैठे होते, या एक दूसरे से साथ में बैठे होते, या यहीं 12 नंबर की राशि है, देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर होते, मंगल देव यहाँ पर होते, तो परस्पर संबंध कहा जा सकता था। 9 में है गुरुदेव, नहीं देखेंगे? नहीं, वह हमने तो अभी कहा ना कि नवम मतलब पंचम है, तो नवम पंचम संबंधों में बल दे देता है। हाँ, हल्का, हाँ, योग बन रहा है, ऐसी नहीं कहा जा सकता कि अगर नुकसानदायक है, बिल्कुल ही कुछ फल नहीं दे रहा है, लेकिन यह कुछ ना कुछ 25-30% देगा। देगा। गुरु जी इसका तो दूसरा भाव भी खराब हुआ ना। हाँ, दूसरे भाव पर शत्रुवत दृष्टि पड़ गई ना। तो मैंने यही कल भी इस समझना चाहे तो दूसरा भाई तो वाणी तो उग्र हो गई, वाणी भी खराब हो गया एवं शिक्षा की निपुणता भी खराब हो गई। एक चीज देखने के लिए कई चीजों पर विचार किया जाता है। उच्च शिक्षा का मतलब जब शिक्षा में निपुणता होगा तब तो उच्च शिक्षा हुआ ना। माने माने वाणी खराब हो गया, चंद्रमा भी गड़बड़ है, तो चंचल है, तो इधर उधर भटकते रहता है। हाँ, भी हो गया, सही बात है। तो नवम पंचम का संबंध नहीं है यहाँ। अगर यही कुंडली में नवम पंचम का संबंध होता, नवम पंचम का संबंध होता, चाहे दृष्टि संबंध हो, परस्पर, या राशि परिवर्तन संबंध हो, या भाव परिवर्तन संबंध हो, कोई भी संबंध जो परस्पर होता है, अगर वह नवम पंचम का परस्पर संबंध बन जाए, हम लोग यहाँ पर बना के देख लेते हैं। अब देव गुरु बृहस्पति को यहाँ कर दिए, मंगल देव को यहाँ कर दिए, तो नवम पंचम ये जो है नवमेश एवं पंचमेश का आपस में भाव परिवर्तन भी हो गया, राशि परिवर्तन भी हो गए, दोनों योग हो गए। अगर इसी में अगर दोनों में से किसी एक ग्रह को, या तो उच्च शिक्षा के योग बने, उच्च शिक्षा के योग बन गए। हम जो कहना चाह रहे हैं, साथ में आप लोग प्रत्युत्तर न दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा गर्म पानी। अगर इसी नवम पंचम के योग में 11वें भाव के स्वामी दोनों में से किसी एक के साथ में युक्त हो जाए, या दोनों में से किसी एक भाव के स्वामी को किसी एक ग्रह को देख ले। अब शुक्रदेव अगर यहीं पे हो जाते हैं तो भले नीच के हो गए, लेकिन उच्च की दृष्टि तो मंगल पे पड़ गई ना, 11वें भाव के स्वामी। या शुक्रदेव अगर या शुक्रदेव यहाँ पर हैं तो देवगुरु बृहस्पति को देख लिए, या इन्हीं में से दोनों में से किसी के साथ में युक्त हो जाए तो। लेकिन जब यहाँ पर ये नीच के होकर के, सूत्र को समझा जाए, नीच के होकर के अगर मंगल को देखेंगे तो उतना फल नहीं देंगे जितना अपनी स्वराशि से बैठ के देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे, या इन्हीं में से किसी एक ग्रह के साथ में युक्त हो जाएंगे तो। यानी कि 11वें भाव के स्वामी के बल एवं गुण को भी आकलन करना है, बल एवं गुण को भी आकलन करना है। हाँ, आकलन करना, क्योंकि यह 11वां भाव से विद्या नहीं देखा जाता, इच्छा देखा जाता है। तो यहाँ विद्या के योग में इच्छा सम्मिलित हो गया ना जी। तो यहाँ पर अब शुक्र नीच का है, तो नीच के बुद्धि वाला अपना
इच्छा बढ़ा देगा, इसको उच्च का है तो ज्यादा फल देगा। इसके लिए तो जो गुण इसका रहेगा वही गुण के सहारे ना आगे बढ़ाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये नवमांस में देख लेते हैं कि नवमांस में क्या स्थिति है शुक्र की, क्या उच्च राशि में चला गया, अपने स्वराशि का है या क्या है, नहीं है। कम से कम नवमांस में जिस राशि में है उस राशि के गुणों से विकसित करेगा, न कि नीच राशि के गुणों का विकसित करेगा। बात स्पष्ट हुआ? जी गुरु। तो अच्छी बात है। यह उच्च शिक्षा के योग में जो हम लोगों ने नवम पंचम का योग पढ़ा, वो वहां से जो बल मिले उस बल में यह दुगुना कर देता है। या अगर दूसरे भाव के स्वामी का इसी प्रकार का संबंध बन जाए तो भी उच्च शिक्षा के योग में वृद्धि कर देता है, यानी कि प्रबल बना देता है। अब क्लियर बातें स्पष्ट हो गई? हाँ गुरु। अगर किसी एक ग्रह को दूसरे भाव का स्वामी देख रहा है, और मतलब किसी एक ग्रह को और दूसरे ग्रह को 11वें भाव का स्वामी देख रहा है, तो उस प्रबल योग में और बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरे भाव का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी क्या ना हो, सूर्यदेव ना हो, सूर्यदेव ना हो। अगर सूर्यदेव होंगे और दृष्टि देंगे तो तब उत्तम फल हो गया। लेकिन युत हो जाएंगे तो फिर उत संबंधित ग्रह को ही अस्त कर देंगे ना। जी गुरु जी। इसका भी विचार करना है। सूर्यदेव की दृष्टि अच्छी होगी विद्या के लिए, वो तो अग्नि तत्व के है ना, विद्या को आगे काफी बढ़ाएंगे, काफी आगे लेकर चले जाएंगे। लेकिन युत हो जाएंगे तो संबंधित ग्रह को ही अस्त कर देंगे, तो सीधे फलादेश उल्टा हो गया। हाँ, अगर युत भी है अस्त नहीं है तो अंशात्मक मानों में जब दो ग्रहों की अंशात्मक मान जितना नजदीक होता है उतना ज्यादा वो लोग फल देते हैं, तो अंशात्मक मान ही दूर हो जाएगा तो फिर तो भी फल नहीं। अच्छा, अब अगले सूत्र पर हम लोग चलते हैं। आज की कक्षा छोटे ही देर की रहेगी, हम भी थके हुए हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। उच्च विद्या प्राप्त करना है लग्न को, व्यक्ति को, मन लगेगा तब। चौथे भाव के स्वामी, चौथे भाव से मन की भी विचार की जाती है। यदि दोनों में संबंध हो तो व्यक्ति को पढ़ने में मन लगेगा। लग्न में लग्नेश एवं चतुर्थेश का राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन हो, अगर यहीं पे शुक्रदेव होते, यहाँ चंद्रमा हो जाता, या शुक्र चंद्रमा एक दूसरे के सातवें होते, या एक दूसरे को देख रहे होते, तो व्यक्ति का मन किसी न किसी कार्यों में लगेगा। जो काम करेगा मन लगा के करेगा ना। जी पढ़ाई गुरु। क्या है, पढ़ाई क्या है, यह भी तो एक तरह का कार्य है ना, व्यक्ति जो करता है सीखता है ना। जी देखिए पुस्तकों में बहुत से योग दिए गए हैं, लेकिन सभी योग कैसे बनते हैं उनके सूत्र बतला दिए गए हैं। एक विद्या के योग पे, एक विवाह के योग पे असंख्य सूत्र आपको नए नए पुस्तकों में देखने को मिल सकते हैं। वह सूत्र कहाँ है? सभी का जड़ तो पौराणिक पुस्तकों में ही है। ग्रह एवं भाव अपने स्वभाव, अपने गुण धर्म के आधार पर फल देते हैं। अभी यहाँ हम लोगों ने चर्चा किया कि लग्नेश एवं चतुर्थेश का जब राशि परिवर्तन होगा या परस्पर संबंध होगा तो व्यक्ति का मन लगेगा, किसी भी काम में लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल लगेगा। और सीखने का गुण धर्म किसके पास में है? कौन सा ग्रह सीखने के लिए, कोई भी चीज सीखने के लिए आपको प्रेरित करता है? कौन सा ग्रह? बुध। बुध देव। अगर बुध देव दशम भाव में हो या लग्न में हो, फिर क्या हो जाएगा?
तो सीखने में काफी मन लगेगा कि गड़बड़ सड़बड़ होगा फिर, नहीं लगेगा बिल्कुल। क्योंकि लगने से मंग चतुर्थेश का राशि परिवर्तन हो गया। और बुध देव जो सीखने और सिखाने की बात करते हैं, वे ग्रह दसम भाव में बैठ करके देख रहे हैं लग्न को ही, यानी लग्नेश तो यहाँ बैठ गया था, लग्न को देख लिए ना, जी और मन वाले भाव को भी देख लिए, या बुध देव यही हैं तो व्यक्ति के घर में स्वयं हो गए, सीखने की प्रवृत्ति दे दिए, यानी कि सीखेगा। क्या सीखेगा? जो सिखलाएंगे सो सीखेगा। तो बचपना में तो व्यक्ति या उम्र के हिसाब से पढ़ता ही सीखता है ना। जी जी तो भी उच्च शिक्षा के योग बनते हैं। इस स्थिति में चौथे भाव के जो स्वामी हो वे अगर बलवान हो तो और उत्तमता आ जाती है, और उत्तमता आ जाती है। उत्तमता आ जाती है। गुरु जी, बुध के साथ में 2 और ग्रह के युक्ति हो तो? अच्छा जी, हाँ ठीक है। तो एक मिनट, हम आज की कक्षा में इतना ही रखेंगे। हम इससे आगे बोलने के कल की कक्षा में पुनः चर्चा की जाएगी। ठीक है।